अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं शानी की कहानी किस्त नंबर 189। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये इस दास्तान का आखिरी हिस्सा है। ये कहानी आपको कैसी लगी अपनी आरा का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अचानक शानी को महसूस हुआ कि वो भी मर रही है। इसकी टांगों से जान निकल रही थी, इसके सांस इसके सीने से बिछड़ रही थी। वो गिर गई। इसे लगा कि हज़ारा खान इसे कंधे पर उठाने की कोशिश कर रहा है। फिर इसका ज़हन गहरी तारीकी में डूबता चला गया। वो न जाने कब तक इस तारीकी में रही। इस तारीकी में गाहे बगाहे कुछ दूर उफ्तादा आवाज़ें इसके कानों से टकराती रही। कुछ लम्स, कुछ बिल्कुल तारीक मनाज़िर, जैसे ये सब कुछ किसी और दुनिया में हो रहा है। इस बेहोशी के आलम में से एहसास हुआ कि रुस्तम के साथ है। एक नए चमकीली शाम में रुकेट बस्ती का खूबसूरत घर और टीले हैं। रुस्तम का मजबूत हाथ पकड़े इसके साथ साथ भाग रही है, हंसती जा रही है, बोलती जा रही है। लेकिन फिर यह सब कुछ एक अथाह तारीकी में डूब गया। इसे लगा कि वो किसी गहरे, बहुत गहरे कुएं में उतरती जा रही है। रुस्तम इसके साथ नहीं, वो यकसर तन्हा है। न जाने बेहोशी और नींद बेहोशी के ये दौरानियां कब तक आते जाते रहे। फिर शानी को महसूस हुआ कि रात का वक्त है और वो किसी गाड़ी में चकोले खा रही है। इसके इर्द गिर्द कुछ लोग मौजूद हैं। इसे नासिर की आवाज़ सुनाई दी, फिर जहांगीर की, फिर कोई पश्तों में जोर से बोला। शानी ने धीरे धीरे आंखें खोली। इसके गिर्द छाई हुई तारीकी का पर्दा रफ्ता रफ्ता चाक होने लगा। वो किसी जीपनुमा गाड़ी में थे। गाड़ी के अंदर की रोशनी थी। इसके जले हुए हाथ पर बहुत सी क्रीम लगी हुई थी। इसे सामने ही एक बुर्कापोश औरत नजर आई। रुस्तम कहाँ है? यह सवाल दहकते हुए तीर की तरह इसके सीने में उतर गया। इसने अपनी जगह से उठने की कोशिश की। इसके साथ ही वो चिल्लाई, रुस्तम, रुस्तम। किसी ने इसे बाहों में भर लिया। ये नासिर था। हाँ, ये नासिर था। इसके सर पर एक बड़ी पगड़ी नजर आ रही थी। रुस्तम कहाँ है नासिर? शानी ने इसे झिंझोड़कर पूछा। नासिर ने नरमी से कहा, आप लेट जाए भाभी, आप जख्मी हैं। मुझे रुस्तम के बारे में बताओ, खुदा के लिए बताओ, वो जिंदा है ना? हाँ, वो जिंदा है, आप लेट जाएं, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। नासिर ने अजीब से लहजे में कहा। देखो नासिर, मुझसे कुछ मत छुपाओ। वो कहाँ है? वो हमारे साथ क्यों नहीं? अचानक शानी की नथनों में स्प्रिट की बू घुसी। इसे बाजू पर सुई के चुभने का एहसास हुआ। वो कुछ देर आहुबका करती रही। देखो नासिर, देखो जहांगीर, इनको मुर्दा ना समझना, वो जिंदा है, इनको ढूंढो, वो मलबे के नीचे है, वो मिल जाएंगे। वो बोलती रही और एक बार फिर बतदरीज तारीकी के उस मंदिर में डूब गई। दोबारा इसकी आँख खुली तो वो एक घर में थी। ये नीची छत वाला एक छोटा सा कमरा था। कुछ फासले पर एक लड़की बैठी थी। शानी ने पहचान लिया, ये जरी थी। शानी को अंदाजा हुआ कि गाड़ी में इसने जिस बुर्कापोश औरत को देखा था वो जरी ही थी। शानी को होश में आते देखकर जरी तेजी से इसके करीब आई। इसकी पेशानी पर हाथ रख इसके साथ ही नासिर को आवाज़ें देने लगी। नासिर भागा हुआ अंदर आया। वो शलवार कमीज में था, लेकिन अब सर पर पगड़ी नहीं थी। शानी पर एक बार फिर ही जानी कैफियत तारी हो गई। वो उठ बैठे मुसलसल रुस्तम के बारे में सवाल करने लगी। नासिर ने जरी को बाहर भेजा और शानी को बड़ी मोहब्बत से बिस्तर पर लिटा दिया। भाभी, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, लेकिन आपको हौसले और हिम्मत से सुनना होगा। मैं सुनूंगी, तुम बताओ। वो कराही। वो ठहरी हुई आवाज़ में बोला, रुस्तम भाई लापता हैं, लेकिन हम उनकी तरफ से भी मायूस नहीं हैं। वहाँ खो में बहुत सा मलबा गिरा है। पहाड़ी का एक हिस्सा ढह गया है। बहुत से पाकिस्तानी और अफगानी लोग तलाश में लगे हुए हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा वो कैसे हैं? आप बेफिक्र रहें, इसका इंतज़ाम भी है। पहलवान और नज़ीर खान के राब्ते सरहद की दोनों तरफ है। नासिर काफ़ी देर तक शानी को समझाने और संभालने की कोशिश करता रहा। इसने शानी को बताया कि वो चेक पोस्ट दरअसल उन लश्करों के ठिकाने थे जो कुछ अर्सा पहले रूसी फौजों से लड़ते रहे। इस इलाके में अक्सर जगहों पर अब भी बारूदी सुरंगें मौजूद हैं। ये एक साथ फट जाने वाली 4-5 सुरंगें ही थीं जिन्होंने इतना बड़ा धमाका किया। शानी ने रोते हुए पूछा, मुझे कौन लाया तुम लोगों के पास? हम बार्डर के पास बोर की गांव में ठहरे हुए थे। कल रात आखिरी पहरे कबायली हमारे पास आया था। इसने अपना नाम हज़ारा खान बताया। इसने हमें बताया कि वो इसके 2 साथी पिछले कई घंटे से हमें इर्द गिर्द की बस्तियों और डेरों पर तलाश कर रहे हैं। इसने मुझे और हमारे मेज़बान को साथ लिया और गाँव से बाहर एक दर्रे में ले आया। वहाँ आप एक चटाई पर बेहोश पड़ी थी। आपको अपने साथ लाने पर डिप्टी रियाज था। डिप्टी रियाज का बायां पहलू बुरी तरह जला हुआ था। छाती की तरफ से खाल उतर गई थी और चर्बी नजर आ रही थी। इसने आपको हमारे हवाले कर दिया है। इसने कुछ कहा? हाँ, वो अपनी आदत के मुताबिक बड़े तैश में था। पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। जलन की वजह से भी इसका बुरा हाल था। फिर वो हज़ारा खान के साथ वापस चला गया। इसने कुछ कहा? नासिर, मुझे बताओ, इसके लफ्ज़ों में बताओ। शानी ने इसरार किया। नासिर कुछ देर तजब्ज़ुज़ में रहा, फिर कहने लगा, इसने आपको गाली देकर बोला कि इसको बता देना कि डिप्टी रियाज ने कभी किसी का एहसान अपने सर पर नहीं रखा। मैंने इसकी और इसके खसम की जान बख्शी है। ये और बात है कि इसका खसम सुरंग से निकल नहीं सका। अगर वो मिला तो इसे भी पार्सल कर दूंगा तुम हरामियों के पास। जब वो ये कह रहा था, नासिर, इसके चेहरे पर क्या था? नासिर पुरसोच अंदाज में सामने दीवार को तकता रहा। आखिर खोए खोए लहजे में बोला, भाभी, कभी आपने किसी पत्थर को रोते देखा है? मैं समझी नहीं। जब रियाज ये बातें कर रहा था
میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، مجھے اپنی نظر پر یقین نہیں آیا۔ مجھے بالکل یہی لگا جیسے کوئی پتھر رو رہا ہے۔ ریاض اور آنسو، سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے نا۔ شانی کی آنکھوں میں تازہ آنسو مڑ آئے۔ اس نے کچھ اور کہا، نہیں بھابھی، بس جاتے جاتے اس نے کوئی شاہ پتھر پر مار کر توڑ دی، وہ پرزے پرزے ہو گئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر تھا، اس کی کیسٹ بھی ٹوٹ چکی تھی۔ اس کے بعد وہ رکا نہیں، ہزارہ خان کے ساتھ واپس بارڈر کی طرف چلا گیا۔ شانی نے گھٹنوں میں منہ چھپایا اور سسکتی رہی۔ اس کے دونوں بازو زخمی تھے، ان پر پٹیاں بدی ہوئی تھی۔ ناصر کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، آپ کے لیے ایک اچھی خبر بھی ہے۔ کیا؟ وہ گھٹنوں میں سر دیے بولی، آنکھیں کھول کر دیکھیں۔ شانی نے آنکھیں کھولی، سامنے دروازے میں منا کھڑا تھا۔ اس نے زری کی انگلی تھام رکھی تھی، اس کے عقب میں پہلوان تھا۔ منّے، شانی نے پکارا۔ وہ جیسے صدیوں کا بچھڑا ہوا تھا، بھاگ کر آیا اور شانی سے لپٹ گیا۔ معزز سامعین حضرات، شانی کی کہانی ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ آنے والی قسط انشاءاللہ اس داستان کی آخری کڑی ہوگی۔